फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 12 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, फिक्सिंग मिस्टेक्स ऑफ पास्ट रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स मूव विल बिल्ड ट्रस्ट सेज पीएम। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है, जो हम इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं और जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होगा बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। और साथ ही गवर्नमेंट और भी रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही है। जो 17 केसेस थे बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की वजह से जो आए थे, जैसे कि वोडाफोन एनर्जी ने केस कर दिया था, केन एनर्जी ने केस कर दिया था, तो गवर्नमेंट उनके साथ अब इनफॉर्मल नेगोशिएशन कर रही है कि वो ये सारे केसेस वापस ले ले। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में न्यूज़ आई है, लेकिन ये हम एक्सप्लेन सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे गोवा टैप वाटर सैंपल्स की स्टडी की गई, जिसमें ये पाया गया कि जो टैप वाटर है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स है। तो ये स्टडी कैरी की गई थी बाय द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी और साथ ही दिल्ली बेस्ड रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक्स लिंक। यहाँ पर जो पहला कॉलम है ये कास्ट सेंसस पे है। तो कास्ट सेंसस एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में ही एक्सप्लेन सेक्शन में आया था काफ़ी डिटेल में, तो वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली इस पर है, जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट के लिए लोग बिड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिल रहा है प्राइवेट बिडर्स रेलवे को? तो सबसे पहले जुलाई 1, 2020 में इंडियन रेलवेज़ ने लॉन्च किया था फॉर्मूला प्रोसेस। उन्होंने प्राइवेट बिडर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया था, लेकिन 9 क्लस्टर्स के लिए कोई भी बिडर ने बिड नहीं किया। और साथ ही जो 3 क्लस्टर्स हैं उसमें 2 बिडर्स देखने को मिले सिर्फ। उसमें से 2 बिडर्स में से जो एक बिडर था वो इंडियन रेलवेज़ की अपनी ही ओन कंपनी IRCTC की। तो ऐसा क्यों है, बिडर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सबसे पहले ऑथर ने बोला पहला रीज़न फेलियर का ये है, जो IR है इंडियन रेलवेज़, और दूसरा जो कंसेशनर है। जो इंडियन रेलवेज़ है वो कैपिटल टेक्नोलॉजी तो चाहती है, वो ये चाहती है इन्वेस्टमेंट आए टेक्नोलॉजी है इंडियन रेलवेज़ में, लेकिन वो साथ ही साथ अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जो सामने वाला कंसेशनर है वो ये चाहता है कि उसके पास कंट्रोल भी हो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ अपना कंट्रोल नहीं देना चाहती। तो वो 1-on-1 का रिलेशनशिप चाहता है कंसेशनर, लेकिन वैसा उसे नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब और क्या रिस्क और कंस्ट्रेंट्स हैं? तो पहला रिस्क ये है, जो प्राइवेट पार्टी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, अभी उसे ये भी नहीं पता है कि जो भी वो ट्रेन सेट्स बनाएगी, इतना इन्वेस्टमेंट करेगी, उसमें कितना ट्रैफिक आने वाला। फॉर एग्जांपल उसने इतने सारे ट्रेन सेट्स बना दिए, उसके बाद कोई ट्रैफिक ही नहीं आया तो उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला, जो इंडियन रेलवेज़ है उसे एक गारंटर बनना पड़ेगा कि इन केस द कंसेशन फेल्स, कि अगर कंसेशन फेल हो जाता है तो इंडियन रेलवेज ट्रेन सेट्स को अक्वायर कर लेगी। और उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। और इसके बाद और क्या बातें बोलेंगे, तो ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि ये जो मॉडल लेकर चल रही है इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइजेशन का, उसे बदल के एक नया मॉडल की ज़रूरत है। तो ये जो नया मॉडल होगा ये बेसिकली 3 इंटरेस्ट को अलाइन करने की इसको बहुत ज़रूरत है। पहला इंटरेस्ट ये कि जो प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन चाहिए, अब इंडियन रेलवेज़ को चाहिए कि प्राइवेट पार्टीज़ आए उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करें। साथ ही जो प्राइवेट पार्टी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वो ये चाहेगी कि उसे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे कैपिटल चाह रही है, लेकिन जो प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करी उसे प्रॉफिट चाहिए। तो इंडिया को ज़रूरत है एक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट रोलिंग स्टॉक। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि प्राइवेट बिड हो सकती है। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला, एक कंपनी इस्टेब्लिश करो जो कि रोलिंग स्टॉक को लीज़ करे। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग स्टॉक को लीज़ करने के लिए कंपनी बनाने की बात की गई है। और वो रोलिंग स्टॉक को लीज सिर्फ कंसेशनर्स को ही ना करे, बल्कि इंडियन रेलवेज़ को करे। और साथ ही जो कंसेशन पीरियड है जो 35 साल का, उसे आप कम करके 10 या 15 साल कर सकते हो। अभी जो रोलिंग स्टॉक कंपनी आप बनाओगे जो कि बेसिकली लीज़ करेगी सामानों को, तो जैसे ये ट्रेन सेट्स को लीज़ करेगी, तो उसको आप न्यू टेक्नोलॉजी को लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नई टेक्नोलॉजी खरीद ले और फिर उसके बाद उस नई टेक्नोलॉजी को बेच सकती है, लीज पे दे सकती है। तो द रोलिंग स्टॉक कंपनी अपार्ट फ्रॉम लीजिंग ट्रेन सेट्स कैन ऑल्सो बी द विंडो फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी इंडियन रेलवेज़ में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन ऑथर ने बोला जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो इतना ईजी मैटर नहीं है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर ली और बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको एब्जॉर्व कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। और साथ ही यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और नेशनल लेबोरेटरीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चाइना में हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए चाइना को लगभग 25 नेशनल फर्स्ट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने की भी ज़रूरत है। तो अब इस पूरे आर्टिकल की समरी देखी जाए तो ये है कि सबसे पहले कंसेशनर्स के लिए रिस्क रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जो कंसेशन का पीरियड है उसे कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मॉडरेट चार्जेस एंड लाइक द अमाउंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स उसे कम करने की ज़रूरत है।
और विद दीज चेंजेस हो सकता है प्लान टेक ऑफ कर जाए प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ का। तो यहाँ पर आपको इस एडिटोरियल की समरी में बेसिकली ये पता चला है, जो इंडियन रेलवेज़ के लिए बिडर है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो इंडियन रेलवेज़ है वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रही है, ठीक है। और सेकंड बात ये, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को एक गारंटर बनने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तीसरी बात ये, अब एक नया मॉडल बिल्ड करने की ज़रूरत है जिसमें कि रोलिंग स्टॉक कंपनी जैसी चीज़ बनाई जाए जो कि लीज़ करे चीज़ों को, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे चाइनाज़ गाइडिंग एंजाइटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिखा है, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास विजिट किया जब दलाई लामा को विश किया था प्राइम मिनिस्टर ने और भी बहुत स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने। तो उसके बाद हमने देखा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की विजिट हुई अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास। उसके बाद फिर ल्हासा गए वो, जो कि बेसिकली तिब्बत की कैपिटल है। इसके अलावा हिमालय में जो लद्दाख है वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है और वो बॉर्डर क्राइसिस अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तो इन इवेंट से ये समझ आता है जो चाइना है वो, अब इनसे ये लगेगा कि चाइना डिटरमाइंड है कि वो अपने बॉर्डर क्लेम्स को प्रेस करे और अगर उसको टेरिटोरियल गेन करना है तो उसके लिए वो वॉर तक भी जा सकता है। तो इन अ परफेक्ट वर्ड, लेकिन अगर परफेक्ट वर्ड में सोचो तो चाइना भी यही चाहता है कि काम बॉर्डर हो, ज़्यादा स्टेबल हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो इंडिया के साथ। यहाँ पर ऑथर का बेसिकली ये कहना, अगर हम बीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना को अभी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। तो चाइना को थ्रेट की बात की गई यहाँ पे, जैसे कि चाइना को थ्रेट है साउथ और सेंट्रल एशिया में। यूएस ने विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान में, तो जो जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ पर उग्यास मुस्लिम के साथ बुरा होता है, जैसे उग्यास मुस्लिम की ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन करता है चाइना, तो वहाँ पे हमें मिलिटेंट्स में राइज देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए चाइना ने, अभी जैसे हमने न्यूज़ में देखा था कि चाइना ने बात कर ली है तालिबान से कि तालिबान बिल्कुल भी अपनी धरती का यूज़ नहीं होने देगा चाइना के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए। तो seen from Beijing, the strategic environment for China is beginning to worsen in South and Central Asia as the US withdraws and the Taliban advances in Afghanistan. China fears the prospect of instability and an emerging heaven for terrorism. जो भी इसकी जिनजियांग में जो भी इसकी पॉलिसीज हैं चाइना के अगेंस्ट, तो वहाँ पे टेररिज्म डायरेक्ट होता हुआ देख सकता है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जैसे कि पाकिस्तान में उसे थ्रेट देखने को मिल रहा है, लगभग 9 चाइनीज़ नेशनल्स थे, उनकी डेथ भी हो गई। चाइनीज़ नेशनल से वो इंजीनियरिंग का कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। चाइना में एथनिक सेपरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इट इज़ प्रॉबेबली नॉट अ कोइंसिडेंस। तो इसको हम कोइंसिडेंस नहीं मान सकते जो उनको प्रेसिडेंट ने विजिट किया था ल्हासा को, वो भी सिर्फ उसके 2 हफ्ते बाद ही जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को विश किया था। पर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर देखें तो हमें बीजिंग की ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बीजिंग है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर पड़ रहा है, उसके एलाइज का प्रेशर पड़ रहा है। तो फॉर चाइना दिस रिप्रेजेंट्स अ परसिस्टेंट थ्रेट। इसलिए इकोनॉमिकली फॉरेन पॉलिसी तो थ्रेट नहीं है, मेरीटाइम पेरिफेरी में भी थ्रेट है, जैसे कि मेरीटाइम पेरिफेरी में इसलिए थ्रेट है, यूएनएससी में डिबेट चल रही है मेरीटाइम सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर चाइना बोला कि साउथ चाइना सी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यूएनएससी में। फिर क्वाड जैसा ग्रुप वापस से उभर कर आ रहा है, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए हैं। ये 2004 में बना था, जब इंडिया ओशन में सुनामी आई थी तब इस ग्रुप को स्टार्टिंग की गई थी। बेसिकली इसमें 4 मेंबर्स हैं और धीरे धीरे ये अपना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर चाइना को इस बात में भी डर है कि अब क्वाड जैसे ग्रुप का वापस से रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। चाइना अपनी जो वोल्फ वेरिएट डिप्लोमेसी को यूज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश को उसने ऐसे ही बोल दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है क्वाड में जुड़ने की। तो यहाँ पर हम वोल्फ वेरिएट डिप्लोमेसी चाइना की देख रहे हैं। तो इन द फॉल ऑफ 2022 चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी विल होल्ड इट्स 20th पार्टी कांग्रेस। तो अब यहाँ पर जो जी है उन्होंने कुछ अपने अमेंडमेंट करके ये बोल दिया है कि वो अब अनदर टर्म के लिए फिर से पावर में रहने वाले और पोटेंशियली वो लाइफ टाइम के लिए पावर में रहने वाले हैं। तो अंटिल दिस अकर्स ऑल फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन चाइना विल बी शेप्ड बाय जीज नीड टू डिस्प्ले एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। तो अब अगर जी को इतना टाइम पावर में रहना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी ही पड़ेगी, सारे मैटर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वो अपने यहाँ के लोगों में नेशनलिस्ट फर्वर जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशन आपसे सबसे ऊपर है, टेरिटोरियल गेन्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हैविंग जस्ट विजिटेड इंडिया, तो अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंडिया को विजिट किया था, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात की गई है, क्वाड लीडर्स की मीटिंग की बात की गई है यूएनजीए में, जो अब और ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे। तो इसकी वजह से हम चाइना का देख सकते हैं कि चाइना टुवर्ड्स इंडिया और ज़्यादा हार्डन हो जाए अगले कुछ महीनों में।
या तो ये स्टैंड है कि चाइना अगले महीने में हार्डन हो जाए, या तो चाइना इंडिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप रख ले। क्योंकि दूसरा सिनेरियो ये भी है, अगर स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी चाइना इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, तो जो एशिया की 2 मेगा इकॉनमीज़ हैं वो अपनी मार्केट एक दूसरे के लिए खोल सकते हैं और ग्रोथ स्टिमुलेट हो सकती है, जो कि बेसिकली कोविड-19 की वजह से नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ है दोनों ही कंट्रीज़ को। तो अभी देखने की बात है कि आगे वाले टाइम में इंडिया, जो चाइना है वो कौन सी अप्रोच लेता है, इंडिया के साथ अपना हार्डलाइन बिहेवियर ही रखने की, या तो इंडिया के साथ स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, मैं इसकी भी समरी बता देती हूँ आपको। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है जो चाइना के लिए थ्रेट क्या क्या है। हम ज़्यादातर आर्टिकल ये पढ़ते हैं कि चाइना किस किस के लिए थ्रेट है, किस वजह से थ्रेट है, पर इस आर्टिकल में ये कि चाइना के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो आपको ये थ्रेट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे हाउ नॉट टू हेल्प डिस्कॉम्स, तो यहाँ पे डिस्कॉम्स की बात की गई है कि डिस्कॉम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो बार बार उनके लिए नई नई स्कीम्स लाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लॉसेस में ही रहते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉन्च की गई उनको हेल्प करने के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल हेल्थ है डिस्कॉम्स की इम्प्रूव हो सके। तो अंडर दिस स्कीम्स जो डिस्कॉम्स है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने लॉसेस कितने कम कर रहे हैं। तो द टोटल आउटले जो स्कीम का वो लगभग 3.03 लाख करोड़ का 5 सालों में स्प्रेड होगा। जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली यही, जो कमर्शियल लॉसेस उसे 12 से 15% तक कम करना है, और साथ ही जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड है उसको ज़ीरो कर देना है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ACS और ARR में जो डिफरेंस है उसे ज़ीरो कर देना है। तो ऑथर ने बोला है ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम अभी है, ये इससे काफ़ी पहले से ये सारी स्कीम शुरू हो गई थी। 2001 में ही एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आ गई थी, वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही थी। फिर गवर्नमेंट ने उदय लॉन्च की, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो डिस्कॉम सेक्टर है वो काफ़ी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली ये बोला, ये जो आप परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम लेकर आते हो तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम नहीं लानी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। जैसे कि टैरिफ रिफॉर्म्स कितने लिए गए डिस्कॉम के द्वारा, कंज्यूमर राइट्स को कितना देखा गया, ग्रीवांस रिड्रेसल कैसा हुआ, तो इस काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप मार्क नहीं दे सकते हो कि कितने मार्क्स दोगे। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस स्कीम्स में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो आपको एक ऑल्टरनेट अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसे कि ट्रांजिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट सारे डिस्कॉम्स को दे दो जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, तो उन सबको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो। तो ऑथर ने बेसिकली ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है कि जो सरकार कर रही है परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम्स उसको बंद करके जो भी प्राइवेटाइज हुई है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड उनको सबको ट्रांजिशनल फाइनेंस दे देना चाहिए। Since in an earlier policy statement the government had mentioned that privatization of discoms is to be promoted, क्योंकि गवर्नमेंट में ये बोला है जो डिस्कॉम्स उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लॉसेज में बढ़ते ही चले जाएंगे। तो द क्वांटम ऑफ सपोर्ट कैन बी वर्कड आउट ऑन अ सम नैरेटिव बेसिस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्कॉम कैन बी मॉनिटर्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड। तो बेसिकली हम आगे चलते हैं। ये एडिटोरियल खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, व्हेन स्टेट इज़ द पैट्रियार्क। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड पेज पर 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स फॉल, तालिबान नाउ कंट्रोल्स 2/3 ऑफ अफगानिस्तान। तो अब 3 कैपिटल आ चुकी हैं तालिबान के कंट्रोल में, एक बदख्शान, दूसरी बगलान और तीसरी फरा प्रोविंस। इसके अलावा कुंदूज में भी काफ़ी मेजर बेस उसने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर एक बात बताई गई है, जब तालिबान 1990s में इमर्ज हो रहा था तो द सदर्न एंड द प्रीडोमिनेटली एथनिक पाश्तून इंसर्जेंसी, तो ये जो पाश्तून इंसर्जेंसी को रेजिस्टेंस मिला, नॉर्थ में एक नॉर्दर्न अलायंस नाम का ग्रुप होता है उसके द्वारा रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद जब तालिबान ने काबुल को सीज कर लिया था 1996 में, उसके बाद भी ये नॉर्थन अलायंस ने काफ़ी रेजिस्ट किया और इसीलिए कभी भी तालिबान कंप्लीट टेक ओवर नहीं कर पाया। जब तालिबान ने 1996 से 2001 तक रूल किया उसमें भी तालिबान कंप्लीट टेक ओवर नहीं कर पाया। लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल से रेजिस्टेंस दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। तो बट नाउ विद द कैप्चर ऑफ सेवरल नदर्न सिटीज़ इन जस्ट 5 days, एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है जो इंसर्जेंट्स है उन्होंने नॉर्थ तक को कॉन्कर कर लिया है। तो इससे ये समझ आ रहा है जो ग्रास रूट रेजिस्टेंस है वो उतना नहीं है जितना जब 1990s में तालिबान की इंसर्जेंसी शुरू हुई थी तब था। यहाँ पर ब्राज़ील कांग्रेस ब्लॉक्स चेंजेस डिस्पाइट मिलिट्री शो ऑफ फोर्स। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट एक अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं कि 2022 में जो भी इलेक्शन हो वो पेपर बैलेट पे हो, ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा। अब यहाँ पर चाइना का ये बोलना है जो UNSC है वो सही प्लेस नहीं है डिस्कस करने के लिए साउथ चाइना सी के इशू को। तो फेस्ड विद स्कैथिंग क्रिटिसिज्म
फ्रॉम द यूएस ऑफ इट्स एक्सपेंसिव क्लेम्स ओवर द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। जैसे चाइना तो यही क्लेम करता है जो साउथ चाइना सी है वो पूरा चाइना का ही सॉवरन है, तो इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो चाइना ने बोला कि ये कोई सही प्लेस नहीं है डिस्कस करने के लिए। और साथ ही चाइना बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस देता है, अब चाइना ने बड़ी बड़ी बातें की यूएनएससी में, जैसे कि चाइना बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस देता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, साथ ही कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को एडवोकेट करता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन की बात की है। तो ये सब चाइना ने बोला है पर वो मानता कुछ भी नहीं है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात की है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 लॉन्च की गई है। तो इससे पहले ये रूटीन एक्सरसाइज लॉन्च होती रहती हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2। तो यहाँ पर थर्सडे को शेड्यूल लॉन्च है इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, जीएसएलवी रॉकेट पर बेसिकली होगा। इससे पहले जो इसरो था वो सैटेलाइट्स के नाम रखता था इस बेसिस पे कि वो काम क्या कर रही है, जैसे कि लैंड टोपोग्राफी या मैपिंग कर रही है तो उसका नाम कार्टोसाइट सीरीज हो जाता था। इसके अलावा जो सी को देख रही है तो उसका ओशन सेट सीरीज हो जाता था। ऐसे ही इनसेट सीरीज, रिसोर्स सेट सीरीज, जी सेट, स्केट सेट, लेकिन बाद में इन सबको ईओएस सीरीज के अंदर ला दिया कि सारी सैटेलाइट्स का नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे उदयपुर भील्स की बात की गई है, तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी की बात की गई है, पूंजा भिल। तो पूंजा भिल इज़ हिस्टोरिकली प्लेस्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, और महाराणा प्रताप को इन्होंने हेल्प की थी और ये महाराणा प्रताप के काफ़ी लॉयल एलाय थे। साथ ही जब महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर के साथ, तो वहाँ पर भी इन्होंने हेल्प की थी महाराणा प्रताप की। तो व्हेन महाराणा प्रताप वाज रेडिंग फॉर हिज बैटल विद अकबर, द ट्राइबल भील कम्युनिटी वॉलंटरीली केम टू हिज असिस्टेंस। तो जो भील कम्युनिटी थी वो भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, और इन भील का जो कमांडर थे वो ये पूंजा भील ही थे। The Bhil army at the time was commanded by Pooja, and owing to his status of commander, he was bestowed the title of Rana. इसीलिए अब इन्हें राणा पूंजा भील के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज़ नॉट येट क्लियर, लेकिन अभी ये बात पता नहीं जो पूंजा थे वो खुद में भील थे या तो फिर राजपूत चीफटेन थे। हो सकता है कि उन्हें इसलिए बोला जाता है भील कि उन्होंने जो भील की आर्मी थे उनको कमांड किया था, या तो फिर सच में भील थे, भी क्लियर नहीं है। साथ ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी 1576 में, तो उनका इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूजा को अभी रीसेंट डिकेड्स में कोशिश की जा रही है कि उन्हें ट्राइबल हीरो के नाम से स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन अब पूजा एक ट्राइबल आइकन की तरह तो हो चुके हैं स्टाइल। अब इनकी पोजीशनिंग काफ़ी कोइंसाइडेड है क्योंकि इनकी वजह से एक भारतीय ट्राइबल पार्टी का राइज हो रहा है। अब भारतीय ट्राइबल जो पार्टी है वो एक भील प्रदेश बनाने की बात करती है, भील प्रदेश कंप्राइजिंग द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक भील प्रदेश बनाने की बात हो रही है। अब ये जो भील्स हैं ये शेड्यूल ट्राइब है राजस्थान में, ये ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैं जो कि क्लासिफाइड है एज अ शेड्यूल ट्राइब इन राजस्थान। जो भील्स है वो एंशियंट ट्राइब हैं जिनकी जो हिस्ट्री वो मैथोलॉजिकल टाइम से ट्रेस की जाती है, और इनको काफ़ी नॉलेज है जो भी हिल ऑफ फॉरेस्ट है मेवाड़ के, इसलिए कम्युनिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी रहता है रीजन में। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली कॉमर्स सेक्रेटरी का ये कहना है कि इंडिया को जल्द से जल्द बहुत सारे एफटीए साइन करने पड़ेंगे, नहीं तो इंडिया ग्लोबल मार्केट से शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया किसी भी रीजनल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया आरसीपी से भी बाहर हो गया था, तो इंडिया नीड्स टू एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन ट्रेड एंड नीड्स टू एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो अब यही बात कर रही है कि इंडिया यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर डिस्कशन में, ब्रेग्जिट के बाद यूके को भी कोई पार्टनर चाहिए तो इंडिया वो पार्टनर बन सकता है। ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी हम जल्दी एफटीए कर सकते हैं कोई भी, और एक जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ एफटीए करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें 27 कंट्रीज़ है, तो जो 27 कंट्रीज़ है उनके बीच में भी एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही इंडिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका हो सकता है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।